हेलो बच्चों, माई सेल्फ सचिन यादव। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बना है, केमिकल एंड काइनेटिक्स। केमिकल मतलब जितने भी हम सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, चाहे वो एक एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उनको हम सभी को बोल देंगे यहाँ पर केमिकल्स। और काइनेटिक जो वर्ड है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है मोशन को, बिकॉज ये जो काइनेटिक वर्ड है ये एक काइनेसिस वर्ड से आता है और काइनेसिस वर्ड का मतलब भी होता है मूवमेंट या मोशन। तो अगर केमिकल्स का मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वो आपस में एक दूसरे में के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी हम लॉस पढ़ेंगे, जितने भी फिनोमिनास पढ़ेंगे, तो उन्हीं को सबको क्या बोल दिया जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की एक डेफिनेशन है एक्चुअल में, दैट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट से मीनिंग हो गया यहाँ पर कि कोई सी रिएक्शन कितनी ज़्यादा फास्ट हो रही है, कितनी ज़्यादा स्लो हो रही है। एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शंस जो हो रही है, चाहे वो स्लो हो, फास्ट हो, मॉडरेट हो, वो किस वे में हो रही है, किस स्टेप बाय स्टेप में अगर हो रही है, तो उसको अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वही कहलाती है मैकेनिज्म। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इन तीन चीज़ों के बारे में जिस भी केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, उनको एक साथ इंक्लूडिंग करके क्या बोल दिया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके रेट को पता लगाना जरूरी होता है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करना हो हमें कि जो फॉलोइंग रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो केवल हम ये कंफर्म कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि कोई सी भी जो रिएक्शन है वो स्लो हो, कोई सी भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बट अगर स्पॉन्टेनियस है तो वो कितनी ज़्यादा फास्ट होगी, स्लो होगी, अगर हमें ये कंफर्म करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी रिएक्शन को कंफर्म करना हो उसका रेट स्लोअर हो रहा है या फास्टर हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि जो कोरोजन है वो एक्चुअल में क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट कितनी ज़्यादा फास्ट होगी, स्लो होगी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कोरोजन को अफेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर हमें उसके फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, कोरोजन के रेट को थोड़ा स्लो कर देंगे। या इसी के अपोजिट अगर हम किसी दूसरे अदर केमिकल्स की बात करें कि कोई सी दूसरी अगर रिएक्शन हो रही है, फ्यूजन, फिजन या और अदर कोई कंबशन वगैरह टाइप रिएक्शन हो रही है, तो उसके अगर हम फैक्टर्स के बारे में पता कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स को चेंज करके उसके रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जिनकी रिएक्शंस के रेट को हमें बढ़ाना होता है, या कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिनके रेट को हमें क्या करना है, कम करना है। तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उसके क्या करें, एक्चुअल में उसके रेट के बारे में कंफर्म करें, एज वेल एज उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस उसके फैक्टर्स के बारे में पता लगाएं कि रिएक्शन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली हमने रिएक्शन के काइनेटिक्स के बेसिस पे क्या कर रखा है, तीन तरीके से रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रखा है। द फर्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन, सेकंड स्लो रिएक्शंस और थर्ड है मॉडरेट रिएक्शंस। अब फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, तो फास्ट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्शन को होने के लिए जो टोटल टाइम पीरियड लगेगा उसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या हम उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, फास्ट रिएक्शंस बोल देते हैं। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसमें नाम आता है आयोनिक रिएक्शंस। बिकॉज आयोनिक रिएक्शंस में किसी बॉन्ड का ब्रेकिंग या फॉर्मेशन नहीं होता है, देयरफॉर केवल उनमें क्या होता है, आयंस का अरेंजमेंट होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे तो सिंपली वहाँ पर आयन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, और आयन को एक्सचेंज होने के लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयरफॉर इन रिएक्शंस का रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 10 to the power 10 to 10 to the power 12 मोल पर सेकंड रिएक्शंस होती है। मतलब इतने मोल्स जो है वो एक सेकंड में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस का जो रेट है वो एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये रिएक्शंस भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। सेकंड, अगर हम बात करें स्लो रिएक्शंस की, तो स्लो रिएक्शंस भी ऐसी रिएक्शंस है जिनमें एक्यूरेटली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, स्लो रिएक्शंस बोल देते हैं। लाइक इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हमने एक डायमंड को क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है।
बट डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो जाएंगे, कई ईयर्स लग जाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो एक्यूरेट रेट होना चाहिए या एक्यूरेट टाइम पीरियड होना चाहिए वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर एक्यूरेट टाइम पीरियड या उसके लिए एक्यूरेट रेट कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, स्लो रिएक्शंस बोल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस होती है लाइक फॉसिल्स का फ्यूल में कन्वर्ट होना या डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना या ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। बट इन रिएक्शंस को होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है कि पर सेकंड या पर आवर कितनी रिएक्शन हो रही है उसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये रिएक्शंस भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट अगर मैं थर्ड टाइप की रिएक्शंस की बात करूँ, मॉडरेट रिएक्शंस, तो मॉडरेट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका रेट इन दोनों रिएक्शंस के क्या होगा, बीच में होगा। मतलब ये रिएक्शंस ना बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ना बहुत ज़्यादा स्लो होगी, इनके रेट्स को एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी मैंने दैट इन विच इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट रेट्स ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के रेट को एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल होता है हमारे लिए केवल मॉडरेट रिएक्शंस में। बिकॉज मॉडरेट वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, मिडिल। मिडिल मीन्स फास्ट और स्लो के बीच में जो मिडिल में आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, मॉडरेट रिएक्शंस बोल देंगे। और पूरे चैप्टर में अगर हम डिस्कस करेंगे तो केवल मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है केवल किसके ऊपर बेस्ड होगा, मॉडरेट रिएक्शंस के बेसिस होगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो ये जो दोनों टाइप की रिएक्शंस की एग्जाम्पल है, अगर हम इनको छोड़ दें तो बाकी सब रिएक्शंस किस कैटेगरी में आ जाती है, मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। लाइक रेडॉक्स रिएक्शंस है, कंबशन रिएक्शंस है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है या और भी जितने भी टाइप की अदर रिएक्शंस होगी, डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगी, मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस किसको बोलेंगे, तो किसी भी रिएक्शन को अगर हम टाइम पीरियड के साथ में देखते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, ये रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड में प्रोसीड हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिगार्डिंग, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। अब जैसे अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन इस वे में लिखेंगे दैट इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब जनरली हमें पता है कि हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। देयरफॉर हमने फार्मूला क्या बना दिया, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो प्रोडक्ट का बढ़ना या रिएक्टेंट का कम होना, प्रोडक्ट का बढ़ जाना टाइम के साथ में, ये रिएक्टेंट का कम हो जाना, ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब कितना इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड, वही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। तो देखिए फार्मूला है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब जनरली जो डिक्रीज या इंक्रीज होता है ये सिंपली हम चेंज लिखते हैं, वो चेंज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर ट्रायंगल से। नॉर्मली अगर किसी रिएक्शन के एरो पे लिखा जाता है तो ये हीट को दिखाता है, बट यहाँ पर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमने ट्रायंगल लिखा हुआ है ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर चेंज वर्ड को, वाइल ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को। ये कंसंट्रेशन को दिखाता है और कंसंट्रेशन का मतलब सिंपली यहाँ पर हो गया मोलैरिटी, और मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर हमने डिक्रीज या इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है, और हमें पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ में क्या होता है, डिक्रीज होता है, वाइल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। देयरफॉर ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बिकॉज जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो यहाँ पर अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो न्यूमरेटर में है ये क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑलवेज क्या होगी, प्लस में ही आएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक फार्मूले के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आए और एक फार्मूले के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आए। रेट तो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। बिकॉज अब किसी भी रिएक्शन की बात करोगे तो यही बोलेंगे हम कि जो रिएक्शन है वो इतने रेट से पॉजिटिव में हो रही, कभी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन निगेटिव हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, रिएक्शन का रेट 0 हो सकता है, बट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को प्लस बनाने के लिए, इस फ्रैक्शन को प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? तो इसके लिए हमें लिखना है दैट नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और डिक्रीज को नेगेटिव आने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए, ये नेगेटिव आता है बट इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देयरफॉर यहाँ पर +1 से लिख देंगे, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये जो ट्रायंगल है ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर चेंज को। जब चेंज अगर लार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, डी भी लिख सकते हैं, डी भी आता है इसके चेंज के लिए। बट जब स्मॉल चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं। वाइल अगर लार्ज चेंज होता है जिसको हम सफिशिएंटली कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल हो तो फिर हम उसके लिए क्या कर देते हैं, ट्रायंगल लिख देते हैं ना। इसी के बेसिस अगर हम इसकी यूनिट बनाएं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होना चाहिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के लिए लिखा है दैट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये कंसंट्रेशन को दिखा रहा है और कंसंट्रेशन किस में मेजर किया जाता है, मोल पर लीटर, और नीचे लिखा हमने टाइम इंटरवल। तो यहाँ ऊपर से आ जाएगा मोल पर लीटर और नीचे से आ जाएगा सेकंड। तो पहली यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टाइम जो है उसको हम मिनट में भी ले सकते हैं, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर अगर हम आवर में लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर आवर। तो इस बेसिस अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखी जाए तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप की यूनिट्स हो जाएगी, 3 टाइप के यूनिट्स हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। जनरली 2 टाइप के रेट होते हैं, फर्स्ट होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड होता है इनस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो एक्चुअल में अगर हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल अगर चेक करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ का एवरेज लें तो फाइनली 2-4 घंटे बाद या 2-4 मिनट बाद जितनी भी टोटल रिएक्शन होगी तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन देख लो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, देन उसमें से क्या कर दो, इनिशियल को सबट्रैक्ट करके टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। हो सकता है कि पहले फर्स्ट सेकंड में या पहले आवर में रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो, बाद में कम भी हो जाए या फिर और लास्ट में बढ़ जाए, तो कुछ भी रेट आगे पीछे हो सकता है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, टोटल चेक कर रहे हैं कि टोटल एवरेज कितना निकल के आ रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम हर सेकंड रेट को नहीं चेक करते हैं, ओवरऑल चेक किया जाता है कि ओवरऑल रिएक्शन किस रेट से हो रही है। सपोज कीजिए अगर हमें किसी प्लेस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, अगर हमें 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो जब हम 100 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही चलेंगे या 60 की एवरेज के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पर हम गाड़ी की स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, 70-80 भी हो सकती है, कहीं पर 10-20 भी हो सकती है, कहीं पर रुकना भी पड़ सकता है। तो जब एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा तो अपने 100 किलोमीटर अगर 2 आवर में कंप्लीट किया है तो उसका एवरेज निकल के क्या आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअल में हर सेकंड या हर मिनट में एवरेज स्पीड हमारी 50 है, बट ओवरऑल इंस्टेंटेनियस स्पीड 50 तो नहीं होगी, उसमें क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल अगर हम करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज को। सेम फिनोमिना यहाँ पर भी है कि टोटल कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कर देते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। फार्मूला अगर देखें तो एवरेज को पहचानने का तरीका है ये ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल क्या करता है, लार्ज चेंज को दिखाता है, देयरफॉर माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय डेल T या प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय डेल T। तो ये रिप्रेजेंट कर देता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। और ग्राफिकल मेथड से अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन की भी यही है और एवरेज रेट के भी इसी वे में आते हैं। अब सपोज कीजिए अगर हम एवरेज रेट को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। जैसे ये 2 टाइम इंटरवल ले रखे हैं, 2 टाइम इंटरवल टाइम के इस पे डाल दो और 2 परपेंडिकुलर हमें किस में लेके चलना है, रिएक्टेंट के एक्सिस पे। तो ये जो ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रायंगल एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर भी जितने रेट से हो रही हो इस पॉइंट पर भी हो, पूरे यहाँ से वहां तक चेंज होने पर सेम रेट से रिएक्शन हो रही हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा भी हो, थोड़े बहुत कम भी हो जाए, पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में एक एवरेज रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एवरेज रेट कितना होगा। अब रिएक्टेंट के केस में हमें पता है कि हमेशा कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का कम होता है, देयरफॉर ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है। वेल प्रोडक्ट के केस में हमें पता है कि ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ग्राफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड ग्राफ है फॉर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये अपवर्ड ग्राफ है फॉर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों केसेस में हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ द सेकंड रेट इज इनस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इनस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पर ही रेट देखना हो कि फर्स्ट सेकंड में कितना हो रहा है, फर्स्ट आवर में कितना हो रहा है, या उस पर्टिकुलर सिंगल टाइम पर जब रेट चेक किया जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। जैसा अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं तो वो एक्चुअल में वो स्पीडोमीटर क्या दिखाते हैं,
उस इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाता है कि हम जिस टाइम पर जिस स्पीड से चलेंगे वो हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 60 की स्पीड से हैं तो स्पीडोमीटर में 60 दिखाएगा, 50 से हैं तो 50 दिखाएगा, 70 से हैं तो 70 दिखाता है। तो वो जो रेट हमें स्पीडोमीटर में मिलता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, कि वो फर्स्ट सेकंड में या सेकंड सेकंड में अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मिलने वाले रेट को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। और इसी के अपोजिट अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर कर लें देन फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज टाइम को। तो इंस्टेंटेनियस रेट को अगर आपको समझना है तो आप स्पीडोमीटर का ध्यान रखेंगे। जैसे स्पीडोमीटर में हमें जो स्पीड दिखती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड को। सिमिलरली यहाँ पर रिएक्शंस के केस में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही स्टार्ट होगी तो अभी हमने पहले सेकंड में देखा कि उसका रेट इतना है, सेकंड सेकंड में देखा, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, केवल उस पर्टिकुलर हम टाइम की बात कर रहे हैं कि उस क्षण में कितना उसका रेट रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसका इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें हैं। ये अगर स्मॉल चेंज हो तो इसके लिए लिखेंगे, और जब नेग्लिजिबल चेंज होता है कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस है तो उसके लिए फिर क्या लिखा जाता है? डेल्टा। दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, वाइल इन दोनों के आगे क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ग्राफिकल मेथड के बेसिस अगर समझना चाहें तो ये ग्राफ मैंने दोनों के लिए बना रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक सिंगल टाइम इंटरवल होता है समझने के लिए। एवरेज रेट में ऑलवेज आपको दो टाइम मिलेंगे, एक T1 मिलेगा, एक T2 मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो या तो केवल हम T1 की बात करेंगे, या केवल T2 की करेंगे, या T3 की करेंगे, T4 की करेंगे। ऐसा नहीं इसमें कोई टाइम इंटरवल चले कि फर्स्ट और सेकंड सेकंड के बीच में कितना होगा, कि 5 मिनट में कितनी रेट हो रही है, इसको नहीं देखेंगे। केवल एक सिंगल टाइम पीरियड होगा, एक T1 है तो T1 ही होगा, T2 है तो केवल T2 होगा। तो केवल एक सिंगल टाइम के ऊपर इसका रेट अगर हमें निकालना हो तो दोनों साइड परपेंडिकुलर डाल दो, कि यहाँ पर जितना भी हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे तो ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा। या फिर प्रोडक्ट में इसे देखना है तो यहाँ पर भी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसका रेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंगल टाइम होता है, टाइम इंटरवल नहीं होता। इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को फार्मूले के बेसिस हम अगर लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी होता है। ये जनरली हमने फार्मूला पढ़ा है। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस अबो इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्यों डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल रहे हैं? बिकॉज ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। जो स्मॉल डी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। देयरफॉर इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे यहाँ से वहां तक? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नाउ सपोज करो अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल ले रखा है ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी where small a b c d represent stoichiometric coefficients while capital A and capital B are the reactants and capital C and capital D are the products। अगर हमें ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए अगर हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, देयरफॉर इन दोनों के आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, एज वेल एज डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी लिख देंगे। नाउ स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। और ये जो रिएक्शन हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है? 1 मोल के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। ये चीज स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है हम केवल किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? फॉर द 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बिकॉज अगर सपोज करो रिएक्टेंट 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, 4 मोल हो गया, या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू हाफ मोल, 2 मोल, 5 मोल होंगे, तो ऑलवेज ये जो रिलेशन होगा ये रिलेशन क्या होगा? ट्रू नहीं हो पाएगा कि ये जो रिएक्टेंट का डिफरेंशियल रेट या प्रोडक्ट का डिफरेंशियल रेट दोनों आपस में इक्वल किसके हो जाए? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए। इसीलिए इन दोनों को आपस में इक्वल रखने के लिए हम क्या कर देते हैं? हमेशा अगर इनमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आते हैं तो उनको क्या कर देते हैं? इन्वर्स करके लिख देते हैं। जैसे इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स अभी कितने हैं? स्मॉल ए है, बट अगर इसको हम पर मोल के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? 1/a लिख देंगे। अगर b के लिए कैलकुलेट करना हो तो इसको क्या लिख देंगे? 1/b लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं सी और डी की बात करूं, प्रोडक्ट सी और डी की बात करूं, तो इसमें डी अपॉन डी टी या डी डी अपॉन डी टी तो लिखा हुआ है, बट इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं? स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। देयरफॉर इसको क्या लिखना पड़ेगा? 1/c या 1/d के टर्म्स में। और ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी जो रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए वो केवल किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? 1 मोल के रिस्पेक्ट में चाहिए। बट अभी इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। देयरफॉर हम इनको सबको क्या कर देंगे? इनवर्स के टर्म में लिख देंगे। तो ये इनके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें।
अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2H2 + O2 कन्वर्ट इनटू H2O, अगर वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए H2 और O2 दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, वेल वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। देयरफॉर इन दोनों के टर्म्स के आगे हम क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे, बट वाटर के आगे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। नाउ हाइड्रोजन के आगे देखें तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखना पड़ा हमें? -1/2। एज वेल एज अगर मैं O2 की बात करूं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा? 1, और 1 को अगर हम इन्वर्स करेंगे भी 1/1 करेंगे तो आंसर 1 ही आना है, देयरफॉर इसको नहीं लिखा जाएगा। और वाटर के केस में सिंपली देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? जो नंबर ऑफ मोल्स है या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर इसको भी क्या लिखना पड़ा? 1/2 के टर्म्स में लिखना पड़ा। तो ये इस इक्वेशन के लिए हो गए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सिमिलरली अगर अमोनिया के बनने की रिएक्शन है N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, तो इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इन दोनों के आगे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। वाइल अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के आगे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नंबर नहीं है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, देयरफॉर हम इसको 1 ही लिखेंगे, 1/1 और dN2/dt। बट हाइड्रोजन के आगे हमें दिख रहा है जो नंबर है वो क्या है? 3 है, देयरफॉर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1/3। वाइल अमोनिया के आगे 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो किसी भी ऐसी इक्वेशन अगर हमें दी रहे तो उस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल रेट को इसी वे में लिखा जाता है। देखिए फोर्थ एग्जांपल है 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 + O2। इसके लिए अगर हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना हो तो N2O5 क्या है? एज अ रिएक्टेंट है, देयरफॉर इसके आगे आएगा माइनस, वाइल ये दोनों प्रोडक्ट हैं, देयरफॉर इनके आगे आएगा प्लस। उसके आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, देयरफॉर इसको हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है तो इसको 1/4 लिखेंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ पर क्या होगा? 1, और 1 को 1/टर्म के लिखें तो 1 ही आएगा, देयरफॉर उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। और इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें, ये तीनों क्या है? रिएक्टेंट है, इसलिए इन तीनों के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, और ये दोनों प्रोडक्ट है इसलिए इन दोनों के आगे हमें लिखना पड़ेगा प्लस। और Br के आगे देखें तो Br निगेटिव के आगे 5 लिखा है, देयरफॉर यहाँ पे 1/5 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ही लिखना है। यहाँ पर 6 है तो 1/6 होगा, यहाँ पर 3 है तो इसको 1/3 लिखना है, और यहाँ पर भी 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का, कि बस जो भी आगे नंबर लिखे रहेंगे कांस्टेंट नंबर्स, उनको हमें 1 अपॉन करके लिखना है, बिकॉज हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके रिगार्डिंग निकालेंगे? पर मोल के हिसाब से निकालते हैं। और दूसरी चीज, रिएक्टेंट्स के आगे नेगेटिव लगाएंगे ऑलवेज, और प्रोडक्ट के आगे क्या लगाना है? पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली 7 फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, मींस आइदर रेट को बढ़ा भी सकते हैं या फिर रेट को कम भी कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर रिएक्टेंट्स में इजीली पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी है या वो अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। या इसके अपोजिट कहें कि रिएक्टेंट्स अगर स्टेबल है और प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल है, देयरफॉर रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में जाने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, तो उस केस में इसका रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है, तो इसके बेसिस हम बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट होगा या स्लो होगा। सेकंड फैक्टर है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट कभी भी कंसंट्रेशन जो है वो उसका डिटरमाइन नहीं किया जाएगा या उसका रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज क्या होगा? रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा कि हम रिएक्टेंट कितना लेके चलें। सपोज कीजिए अगर हमें कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमने बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में लकड़ी ले रखी है या पेट्रोल फ्यूल वगैरह कुछ भी ले रखा है और उसको अगर हम बर्न करेंगे तो जो पहले सेकंड में होने वाली रिएक्शन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा उसके नेक्स्ट सेकंड में, या उसका जो रेट होगा वो अगले 1 सेकंड में और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वैसे वैसे उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और केमिकल पोटेंशियल के कारण क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? लगभग 0 हो जाता है। तो फाइनली अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस देखें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा किसी रिएक्शन के लिए उसका रेट उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जनरली इसी से हम यहाँ पर एक लॉ भी पढ़ते हैं, इसी के रिगार्डिंग एक लॉ है रेट लॉ करके, और रेट लॉ मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो रेट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो ऑलवेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बैराज टू द पावर ऑफ n, वेर n जो है, वेर n
रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और सिमिलरली अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिखी हुई है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो यहाँ पर एक क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट रहेगा उसका नाम ही क्या रख देंगे हम, रेट कांस्टेंट, बिकॉज ये कौन से फार्मूले में आ रहा है, रेट के फार्मूले में आ रहा है। देयरफॉर के जो है इस के का नाम क्या लिख देंगे, वेर के इज नोन एज, वेर के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, तो इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये रेट लॉ के लिए है, इसके लिए हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसके पावर में हम क्या लगाएंगे, ऑलवेज एन लगाएंगे, और एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब जनरली अगर मैं किसी और फैक्टर की बात करूं तो ये टेम्परेचर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं या थर्मोडायनामिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो उनमें ऑलवेज जो है टेम्परेचर डिटरमाइन किया जाता है नेचर ऑफ रिएक्शन से, दैट वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बट यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, ऑलवेज जो टेम्परेचर होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के केस से होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा देते हैं तो उस रिएक्शन का रेट ऑलवेज क्या हो जाता है, नियर बाय डबल हो जाता है। मीन्स इनिशियली अगर किसी रिएक्शन का रेट R1 है और 10 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उसका जो रेट होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, R1 के ट्वाइस हो जाएगा या R1 के डबल हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो है ये नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो एक्सो और एंडो पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज कोई सी भी रिएक्शन हो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने के कारण रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और इसको हम कैसे समझाएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेसिस समझा सकते हैं कि एक्चुअल में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एवरेज पार्टिकल होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है उनका रेशो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और जितने ज़्यादा कोलाइड करेंगे वो अल्टीमेटली क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्शन उतना ज़्यादा होगा। देयरफॉर टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसा होगा, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा ओनली इफ ओनली अगर ये प्रेशर की हम बात करें तो ये हमेशा तभी डिटरमाइन होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। अगर वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होंगे तो सॉलिड और लिक्विड्स का प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या एक्वस फेज में भी होंगे तो प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कब चेंज आएगा, जब केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, और उनके लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेके चले हेबर्स प्रोसेस का, कि हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया गैस के अंदर। अब वहाँ पर जो प्रेशर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज जैसे ही अगर हम रिएक्टेंट्स में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट्स कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। तो प्रेशर जो है वो एक मेन फैक्टर होगा गैसियस सिस्टम के लिए, ऑलवेज प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट एक कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, इट में भी एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसकी कुछ भी स्टेट हो सकती है, ये किसी भी नेचर का हो सकता है, बट इसका एक ही काम होगा, ऑलवेज रिएक्शन के रेट को चेंज करने का। अब चेंज से मतलब है ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है एज वेल एज रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। बट अबाउट अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो जनरली ये रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने का ही काम करता है, देयरफॉर हम इसको क्या करते हैं, केवल पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलते हैं। बट ये हर एक केसेस में ट्रू नहीं है, कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को कम भी कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन के रेट को केवल बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और इनके अमाउंट में, कंसंट्रेशन में, मास में, वॉल्यूम में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, इवन इनकी ज्योमेट्री में भी चेंज नहीं आता है। जैसा हम इनिशियली लेके चलेंगे एट द एंड हमें लास्ट में भी क्या होगा, एज इट इज मिलेगा। लाइक हेबर्स प्रोसेस की बात करें वहां पर हम जनरली आयरन मेटल को लेते हैं एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में, या कहीं पर आयरन ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आयरन मेटल अगर हम शुरुआत में 1 ग्राम या 10 ग्राम लेके चलेंगे तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फाइनली हमें अमोनिया मिल जाएगा, तो एट द एंड अगर हम देखेंगे तो आयरन या आयरन ऑक्साइड क्या होगा, उतना ही 1 ग्राम या 10 ग्राम के इक्वल मिलेगा, इसके अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैटलिस्ट के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देते हैं,
और सेकंड इसके अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। फिर यही हमें क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक्चुअल में कैटेलिस्ट ऐसे क्या करते होंगे कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि कैटलिस्ट जनरली क्या कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, उसके पाथ को अल्टर करके। मीन्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एक जो क्लासिकल उनका वे रहता है या क्लासिकल पाथ रहेगा उसी को फॉलो करके जाते हैं कि उनको उस लॉन्ग पाथ से जाना है। बट कैटलिस्ट क्या करते हैं, उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में शॉर्टकट वे से ले जाते हैं कि रिएक्टेंट अगर घूम के जा रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कैटलिस्ट उनको क्या कर देता है, शॉर्टकट वे से ले जाएगा। तो ये उनको सीधे रास्ते से ले जाएगा और क्या कर देगा, जल्दी प्रोडक्ट में पहुंचा देगा। और जैसे ही अगर प्रोडक्ट में ले जाएगा तो हम बोल देंगे कि उस रिएक्शन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। या कुछ कैटलिस्ट उल्टा भी करते हैं कि रिएक्शन अगर डायरेक्ट जा रही हो तो उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, घुमा फिरा के ले जाते हैं और उसके रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो अल्टीमेटली क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को अल्टर कर देता है और रिएक्शन के पाथ को अल्टर करने के कारण क्या होगा, फाइनली उसके रेट को भी अल्टर कर देगा। नाउ नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अगर हम चाहें किसी भी फिजिकल रिएक्शन की बात करें या केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऑलवेज सरफेस एरिया बढ़ाने के कारण रिएक्शन का रेट हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं सिंपली कूलिंग रिएक्शन की बात करूं, हीटिंग रिएक्शन की बात करूं या कोई सी भी कंबशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इन सब की बात करें तो ऑलवेज सरफेस एरिया बढ़ाने के कारण रिएक्शन का रेट हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर हम कंबशन की बात करें कि अगर हमें लकड़ी के टुकड़े को अगर जलाएंगे और बड़ा टुकड़ा है उसको अगर हम जलाएंगे तो उसको जलने में क्या होगा, टाइम लगेगा, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, कंबशन का कम होगा। बट उसी लकड़ी के टुकड़े के अगर हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे और देन अगर उसको हम बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगी, जल्दी बर्न हो जाएगी, या जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो बर्निंग के लिए वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक सेकंड एग्जाम्पल है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो क्या होगा, बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ में बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनके लिए एक सबसे मेन फैक्टर होता है सनलाइट, या सनलाइट कहें या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहें, विजिबल रेडिएशंस कहें। जनरली क्या होता है, ये रेडिएशंस अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालते हैं, स्पेशली हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स के केस में, तो जो हेलो अल्केन होते हैं उनमें से हेलोजन्स क्या हो जाते हैं, जनरली अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस के कारण मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट जिन रिएक्शंस में रेडिएशंस की नेसेसिटी होगी केवल उन्हीं रिएक्शंस में रेट बढ़ेगा। अगर हम थर्मोडायनामिक रिएक्शंस की बात करें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस की बात करें तो उनके केस में प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जनरली जितने भी कफ साइरप या मेडिसिन होती है या टॉनिक्स वगैरह होते हैं या मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में होती है उनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट से दूर रखा जाता है। जनरली हम उनको डार्क मीडियम में रखते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट से दूर रखा जाता है, लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं, या फिर उनको डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है या डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर उनकी फिलिंग की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न हमें देना है कि बिकॉज जितनी भी मेडिसिन होती हैं या जितने भी कफ साइरप वगैरह टॉनिक्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं या वो साइड चेन रिएक्शंस क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब साइड चेन रिएक्शंस या रेडिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर देंगे तो एक्चुअल में जो उसमें केमिकल हमने लिया था अब वो केमिकल नहीं बचेगा, वो केमिकल क्या होगा, किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके और कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या कर देता है, अल्टीमेटली बढ़ा देता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिकल्स को क्या करना पड़ता है, डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट से हमें क्या करना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है।